चलो जी। 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1। ओके। सो मई जून 22 है आज की कहानी, और 2020 है। शुरू कर लेते हैं भाई। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो है, ये पहला क्वेश्चन जो है ना, मैं थोड़ा सा तेज करवा रहा हूँ। उसके बाद नमाज के बाद जो है ना, थोड़ा सा मैं तुम लोग से टेस्ट सॉर्ट ऑफ मैंने लेना है, सही है। मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हें मैं एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दूंगा, और तुम्हें उसके अंदर वो पूरा क्वेश्चन करके मुझे भेजना होगा। ओके, सही हो गया ना? और फिर मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगा कि तुम्हारी क्या रिपोर्ट है, सही है। सो इसलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठना अपने पास, सही है। नेक्स्ट कोई भी एक क्वेश्चन, अभी ये पहला क्वेश्चन जल्दी करें। नेक्स्ट उसके बाद नमाज का ब्रेक लेना है, नमाज के ब्रेक के बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा ना, उसमें थोड़ा सा जो है ना तुम्हें कोई वो करूंगा, सही है। वेलोसिटी तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख सकते हैं। हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट, ओके। सही। ये आपको मार्किंग की वाला बता देगा क्या क्या लिख सकते हो। एग्जामिनर रिपोर्ट वाला आपको ये बता देता है कि क्या क्या आप नहीं लिख सकते हो। ओके, सही है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग, ओके। अच्छा जी, तुमसे कहा हुआ है कि ऐसा ही बेस यूनिट निकालना है। आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, सही है। द ड्रैग फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन द कार मूविंग विद स्पीड v along the straight horizontal road is given by this equation where k is a constant and a is a cross sectional area of the car. Determine the SI base unit of the k, सही है। अब ड्रैग फोर्स है, कोई भी फोर्स होगी, तुम्हें उसका बेस यूनिट पता होना चाहिए। तुम लिख दोगे के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, ओके। सो फोर्स जो होती है वो न्यूटन के अंदर होती है। या मैं यहाँ पे ना इसको पूरा लिख लो अगर लिखना चाहो तो, वैसे कोई मसला नहीं है, सही है। ड्रैग फोर्स, ओके। और तुम्हारे पास जो है ना एरिया आ गया, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वो तुम्हारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सही है। और वेलोसिटी तुम्हारे पास है, सही है। वो तुम्हारे पास आ जाएगी मीटर्स पर सेकेंड, राइट। एंड के तुम्हें निकालना है, मेक सब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लो उसको, सही है। सो एफ डी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू के, राइट। सही हो गया। एंड सो इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड नेगेटिव वन होल स्क्वायर, राइट, एंड देन मीटर स्क्वायर, सही, इज इक्वल्स टू के। सिंप्लीफाई कर लो भाई। के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर एज नेगेटिव टू, राइट, एंड देन एम स्क्वायर, ओके। अब जो है हमारे पास नीचे 4 मीटर आ रहे हैं, ऊपर 1 मीटर आ रहा है, उसको कैंसिल कर दिया, सही है। ये एस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा के जी मीटर नेगेटिव थ्री, ओके। मीटर नेगेटिव थ्री, इज दैट द करेक्ट आंसर? यस, ओके। आगे तुमसे कह रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट, एसआई बेस यूनिट for the car is this. The cross sectional area is that, okay. The car is traveling with a constant speed, okay. Constant speed बोले तो resultant force zero, sorry, acceleration zero, सही है। F resultant zero, सही है। और change in kinetic energy zero, सही हो गया। With the output power of the engine is this much, assume that the output power of the engine is equal to the rate at which the drag force is doing work, okay. So इन्होंने assumption भी दी हुई है, राइट। मतलब हमारे पास जो है, अगर हमारे पास लेट से ये गाड़ी, सही है। अरे यार, गाड़ी तो हमने बनाई हुई है ना, जब हमने गाड़ी बनाई हुई है, खैर बाद में इस्तेमाल करेंगे उस गाड़ी को। सो ये हमारे पास गाड़ी आ गई, सही है। एंड इन्होंने कहा हुआ है कि भाई फॉरवर्ड फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स फ्रॉम द इंजन, ओके, सही है। एंड बैकवर्ड फोर्स है एफ डी, राइट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, सही है। बैकवर्ड फोर्स है एफ डी, राइट। अब तुमसे कह रहा है कि भाई फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास है, स्पीड तुम्हें निकालनी है, सही है। फॉरवर्ड फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा, पावर से रिलेट कर दो, पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, राइट। ये रिलेट हो गया। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है वो ऊपर मेंशन है, सही है। वो तुम्हारे पास है वी स्क्वायर ए के, सही है। वी स्क्वायर ए एन के, सही है। ये आ जाएगा एफ टी, ओके।
अच्छा, अब तुम्हें पता है कि भाई हमने क्या अज्यूम किया, अज्यूम दैट द आउटपुट पावर फ्रॉम द इंजन इज इक्वल टू द रेट एट विच द ड्रैग फोर्स इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द कार। ओके, सो इसने कहा कि आउटपुट पावर, ओके, एंड द रेट एट विच, रेट का मतलब है कि ये भी पावर ही की बात कर रहा है। ओके, रेट एट विच वर्क डन अगेंस्ट द कार, ये भी वही चीज़ है, राइट। अच्छा जी, सो हमारे पास, अगर आप इसको कर लो, दोनों की पावर अगर आप इक्वेट कर लो, ये दोनों की फोर्स इक्वेट कर लो, मर्जी है आपकी, सही है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। सो हमने कहा कि भाई पावर इज इक्वल टू, फोर्स की जगह हमने रख दिया ए के, सही, क्योंकि देखो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो जो भी फॉरवर्ड फोर्स होगी वही बैकवर्ड फोर्स भी होगी, राइट। और ये आ गया। सही है। एंड अब इसको अब आप सॉल्व कर लो, सही है। सो वी आपने निकालना है, पावर आपको गिवन है, सही है, 4.8 एक्सपोनेंट 4, सही है। एंड देन वी आपके पास है, वी क्यूब हो जाएगा, सही है, सॉरी, इज इक्वल्स टू वी क्यूब, और डिवाइडेड बाय ए आपके पास आ रहा है 5.1, 5.1, ओके, और के की वैल्यू आ रही है 0.24, ओके, सही। तो सॉल्व कर लो, 4.8 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 5.1 इंटू 0.24, सही है। एंड क्यूब रूट करना है भाई आंसर को। सो जब तुम क्यूब रूट आंसर करोगे, सो आई एम गेटिंग, इसका जो मेरे पास आंसर आ रहा है, वी क्यूब इज इक्वल्स टू 3.92 एक्सपोनेंट 4, ओके। और फिर जब तुम इसका क्यूब रूट कर दोगे, सो तुम्हारे पास क्यूब रूट एंड दिस वैल्यू, सही है, ये आ गई क्यूब रूट के अंदर, एंड इज इक्वल्स टू वी, सो आई एम गेटिंग 34 आ रहा है, सही हो गया, 34 आ रहा है, 34 आ रहा है, ओके। चलो, ये वाला क्वेश्चन मुझे आसान से लग रहा है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, सही है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके भाई, तो आज भाई आया, आया नहीं, इब्तिसाम करवाएगा, इब्तिसाम जरा रीड कर लोगे प्लीज। जी। Figure 2.1 shows the velocity time graph for an object moving in a straight line. Determine an expression in terms of u, v, and t for the area under graph. हाँ जी, क्या होगा भाई, अभी आना चाहिए तुम लोगों को। यस, अबे बताना यार जल्दी, इतना टाइम कैसे लगा रहे हैं। Say u 1/2 हम्म, u plus v plus नहीं हम्म, मल्टीप्लाई बाय टी होगा हाँ 1/2 u plus v मल्टीप्लाई बाय टी यू प्लस वी, हाँ ओके, ब्रैकेट. टाइम्स टी। परफेक्ट भाई, चलो आगे आ जाओ। State the name of the quantity represented by the area under graph displacement. परफेक्ट भाई, आगे चलिए। A ball is kicked with a velocity of 5 meter per second at an angle of 60 degree at horizontal ground. The ball then strikes a vertical wall at the instant when the path of the ball becomes horizontal, as shown in figure 2.2. Assume that air resistance is negligible. अच्छा भाई, ये दो बातें बता दो, पहले तो ये बता दो कि बॉल बिकम हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ। मतलब इस पॉइंट पे उसने कहा कि भाई बॉल बिकम हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स अ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे। यस, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी भाई। जीरो। जीरो, वेरी गुड Yes. भाई, सही हो गया। अच्छा जनाब, जल्दी से कंपोनेंट बना लेते हैं फिर आगे चलेंगे, सही है। सो मेरे पास आ गया 15, क्या आएगा भाई, कॉस आएगा, साइन आएगा। Sine. क्यों भाई, कहाँ पे कौन सा साइन नहीं सर, होगा। कॉस आएगा, एंगल के साथ है, कॉस आएगा। है ना, कॉस आएगा, कॉस 60, और ये आ जाएगा 15 साइन 60, राइट, चलो गुड हो गया। अच्छा जी, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि दो दो चीजें तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तो काइनेमैटिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, सही है, या तो फिर जो है ना तुम वर्क एनर्जी पावर इस्तेमाल कर सकते हो, दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। आगे आ जाओ।
By considering the vertical motion of the ball, calculate the time it takes to reach the ball. ओके भाई, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन हो रही है, तो वर्टिकल मोशन की कोई पांच क्वांटिटी में से तीन बता दो। सही है। सही है। एस, यू, वी, ए, टी, इनमें से क्या पता है आपको? यस, डिस्प्लेसमेंट पता है, यानी हाइट। हाइट नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी पता है भाई। इनिशियल वेलोसिटी पता है। 15 sin 60। सही है, 15 sin 60 आ गई। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है भाई। यस। जीरो। जीरो पता है। एक्सेलरेशन पता है हमें। -9.81। वेरी गुड भाई। टाइम पता है हमें। टाइम निकाल लेते हैं। क्या इक्वेशन यूज करें? V = U + 80। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके। अबे अच्छा जी। t इज इक्वल टू v - u/t कर लेते हैं। ओवर ए कर लेते हैं। सही। सही भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, निकाल दो भाई। 15 sin 60 डिवाइडेड बाय 9.81। राइट, ये भी नेगेटिव साइन के अंदर है, ये भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा। टी बता दो कितना आता है? 1.3. ओके। 1.3, आगे चलिए। Explain why the horizontal component of the velocity of the ball remain constant as it moves to the ball. क्या वजह? Zero होगी because क्या चीज़ the जीरो होगी? हाँ हाँ। velocity, हाँ। the horizontal वेलोसिटी। velocity will be zero. नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट, राइट। फिक्स Oh, फिक्स sorry. मैग्नीट्यूड। हाँ, sorry. हम्म। तो जीरो क्या चीज़ होगी? Acceleration zero होगी. वेरी गुड। और एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? कि जब फोर्स की रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? Uh, zero. एफ इक्वल्स टू एम ए से रिलेट करना। ए जीरो है तो एम एफ भी जीरो होना चाहिए। ओके। तो आपने कहा कि भाई, सिंस resultant force in the horizontal direction is zero, so um, acceleration is also zero, right? मेंशन कर देना कि हॉरिजॉन्टल की तुम बात कर रहे हो। हेंस। यार आप पार्टी के बाद से कर आ सकते हैं ये वाला। मैं भी ज्वाइन किया। ओके, बता देते हैं क्या बताना है वैसे इसमें, ये मतलब ये समझाऊं दोबारा से? पार्ट सर टू। आप ये भी बता सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स में आंसर लिखना होता है, भूल गया। ओके, बता देता हूँ। देखो, सिग्निफिकेंट दो ऐसे होने चाहिए हमेशा। सही। हमेशा दो ऐसे में आप आंसर लेते हो। सही हो गया। अच्छा। अगर जैनब कैलकुलेशन के लिए ज्यादा हम्म। सिग्निफिकेंट नंबर हो फिर नहीं भी नहीं नहीं, वो दो ऐसे हमेशा दो ऐसे दे दो। सही, हमेशा। सही होगा। सही हो गया। अगर तो क्वेश्चन के अंदर उससे मांगा हुआ है कि भाई तीन एसएफ दो या चार एसएफ दो, जो भी अगर क्वेश्चन के अंदर उसने बोला हुआ है, ऊपर लिखता है वो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर तो आप उसी हिसाब से दे दो। अदरवाइज जस्ट गिव द टू एसएफ। राइट, हमेशा। ओके। देखो, इसके अंदर जैनब भी कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोशन की बात कर रहे हैं। सही है। सो अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात, अगर इसमें मैं सारे फोर्सेस को देखूं, सही है, सो मेरे पास जो है, इस पे एक तो चीज आ रही है वेट। सही है, जो कि डाउनवर्ड है। राइट। एक तो ये चीज आ गई। सही हो गया। लेकिन ये वेट जो है वो वर्टिकल मोशन के अंदर है। सही है। इसलिए हमसे कहा कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ना फॉरवर्ड फोर्स है ना बैकवर्ड फोर्स है। राइट। सही हो गया। सो हमारे हॉरिजॉन दो अलग अलग मोशन है चूंकि, सो हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग कंसिडर करना है, वर्टिकल मोशन को अलग कंसिडर करना है। राइट। सो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर वो, यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर क्या नहीं आ रहा है? कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ रही है ना, तो कोई फॉरवर्ड फोर्स है, कोई इंजन विंजन कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई पुलिंग फोर्स नहीं है ना, तो कोई बैकवर्ड फोर्स है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। राइट। तो जब कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो है, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। राइट, क्लियर हो गया? अच्छा जी। आज अभी रीड कर लो। तुमसे कह रहे हैं कि शो दैट द बॉल इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। तो आपने कर दिया 15
कॉस 60 सब समझ रहे हैं ना? कॉस 60। यस ये चैप्टर मुझे वीक लग रहा है आपका, क्यों भाई? सर, काइनेमेटिक तो अच्छा है मेरा। अच्छा, ये तो पढ़ना क्या कहते हैं। पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे रीड कर दो। The mass of a ball in B is 0.40 kg. It is in contact with the ball for a time of 0.12 second and rebound horizontally with a speed of 4.3 meter per second. Use the information from B part 2 to calculate the change in momentum of the ball due to the collision. सही हो गया भाई। जाते हुए जो है ना, उन्होंने बता दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद इज 4.3, राइट। अच्छा जी, इन्होंने ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास आ जाएगी 7.5, राइट, बिफोर हिटिंग द वॉल, जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल। और रिबाउंड होने के बाद जो वेलोसिटी आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 4.3, राइट। चेंज इन मोमेंटम का क्या फार्मूला भाई? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या होता है? एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम बोले तो एम यू। सही है। मास आपको दे रखा है उसने 0.4। सही है, कॉमन ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में 4.3 माइनस। भाई एक वेलोसिटी की डायरेक्शन को तुमने नेगेटिव कंसिडर करना होगा, या तो इसको पॉजिटिव मैं इसको अगर मान रहा हूँ, सही है, इसको अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इसको नेगेटिव मुझे मानना पड़ेगा, राइट। -7.5, या अगर कोई बच्चा इसको ऑपोजिट करे तो भी सही है। कितना आता है भाई, बता दो। हाँ जी, कितना आता है? सर -1.28 माइनस या वन 1.3। पॉइंट टू एट 1.3 आ रहा होगा। सही है। लेकिन माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने, एक मिनट, 0.4 इंटू 4.3 प्लस 4.7 आ रहा है। 7.5, 4.72। हाँ भाई, क्या बढ़ मारा भाई? 4.7 आ रहा है। सही है। सर वो प्लस हो रहा है ना एम वी बच्चे? सर MV माइनस MU नहीं करना? हाँ जी, ना करना है। तो वो मैंने वही किया। एम वी वो बेसिकली प्लस हो जाएगा ना एट द एंड, क्योंकि देखो ना, दो माइनस साइन आ रहे हैं, एक चेंज का और एक डायरेक्शन का। गेटिंग? हाँ। सही नहीं समझा? एवरेज फोर्स में तुम क्या कर सकते हो भाई? एवरेज फोर्स के अंदर तुम क्या कर सकते हो? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। चेंज इन मोमेंटम तुमने निकाल लिया 4.7, टाइम तुम्हारे पास आ रहा है 0.12, कितना आता है भाई? सर आपने -7.5 के लिए। ये डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। सो नेगेटिव, या तो तुम इसको नेगेटिव लो, या तो तुम इसमें से किसी एक को नेगेटिव लो ना। मैंने लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव मान लिया, राइट वर्ड को नेगेटिव मान लिया। तुम राइट वर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव मान सकते हो, ओके। सही हो गया सर। सही हो गया। सो 4.7 और डिवाइडेड बाई 0.12, सही है। निकाल दो कितना आता है। -4.7 आ रहा है। सही हो गया। नीचे वाले को बता दो। 39। 39 बच्चे कह रहे हैं। फाइन, आ जाओ भाई। ये हो गया। अयान जिंदा बैठे हो, यानी तुमने क्वेश्चन कराना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वेव्स का है। ये तुम लोग से मैं करवा दूँ, तुम लोगों में वो दे दूँ, टेस्ट के तौर पे दे दो, ओके। आओ। अयान रीड कर लोगे भाई? यस। पता नहीं कहाँ गया अयान। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लिखने में कोई फर्क होगा या नहीं? मैंने डिस्टेंस, ये तो तुम डिस्प्लेसमेंट लिख दो तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन खुद ही खुद आ जाती है, लेकिन जब हमने डिस्टेंस लिखा तो डिस्टेंस के अंदर जो है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख दो। ये चलो, एक सेकंड से देखते हैं मार्किंग की में क्या क्या है, एग्जामिनर रिपोर्ट अगर इसकी कुछ डिफरेंट है या नहीं। फोर्स, हाँ जी, देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे देखते हैं भाई क्या डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क वो करते हैं ये।
वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने इंटर डायरेक्शन लिख दिया तो ऐसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट अरे यार, इसकी मार्किंग एग्जाम में रिपोर्ट नहीं होगी ना, क्योंकि कोरोना वाला पेपर है। पर डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट ही होती है, डिस्टेंस नहीं होता है। सो जी सर, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, कहाँ था भाई? नहीं सर, वो माइक का थोड़ा मसला हो गया था, सही कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही। डिस्टेंस मत लिखना भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख देना, ओके? हाँ, रीड कर ले भाई। आ, Of mass 0.4 kg is dropped. Calculate for the ball falling from the top of the building to the ground, the decrease in gravitational potential energy, and the increase अच्छा जनाब, अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा कि भाई ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ड्रॉप्ड का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई? सर जीरो। जीरो पे, वेरी गुड, हो गया। अच्छा जनाब, डिस्टेंस दे दिया है, एंड इन्होंने बता दिया है कि ए रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट सो दैट द बॉल रीच द टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, द बॉल हिट द विद ए स्पीड दिस मच, ओके फाइन। अच्छा जी, सो आपने क्या कर दिया, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने चेंज इन जीपी कर दिया इज इक्वल्स टू एम जी एंड देन चेंज इन एच। भाई वैल्यू कितनी आ रही है बताएगा? 0.42 इंटू 9.81 इंटू 78, हाउ मच? 321। 321 बच्चे बता रहे हैं, ओके। सही है, ये मेरे पास आ गया ग्राउंड, और 321, 321 देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करेगा वो, सही है। कहाँ पे करेगा बताता हूँ। ये तुम्हारे पास आ गया 78, ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। सो 1/2 इंटू मास आपके पास है 0.42, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 23 है, राइट। 23 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। भाई मुझे ये बता सकते हो कि ये जो 23 की से फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ये कहाँ पे होगी, किस पॉइंट पे होगी? विल इट बी एट द ग्राउंड और विल इट बी समवेयर इन द इन बिटवीन? यस अयान? सर ग्राउंड पे नहीं होगी। ग्राउंड पे क्यों होगी भाई? कोई रीजन? कोई भी रीजन? हम्म, क्योंकि फाइनल पॉइंट है मे बी, या आप सर बोले। टर्मिनल वेलोसिटी लिखा हुआ है ना, हाँ तो फिर तो ग्राउंड हिट होने से पहले वो 23 मीटर पर सेकंड पे पहुंच चुका होगा। ओके, वेरी गुड भाई। सो आपने कहा कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी, लेट्स से टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे अचीव हो गया होगा, राइट। सो इस पॉइंट पे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, सही, इनिशियल वेलोसिटी। और फिर इस पॉइंट पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 23 है, राइट। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हुआ है, राइट। बच्चों समझ रहे हो? ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पोर्शन है, सही है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी। सो बेसिकली सिर्फ इस पोर्शन के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हुई होगी, राइट। और इस वाले पोर्शन के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है वो काइनेटिक के अंदर नहीं गई होगी, बल्कि वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस के अंदर चली गई होगी, सही हो गया। आगे आ जाओ भाई। एवरेज, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है, राइट। बार बार ये पूछा होता है, सही, दो काम निकलवाते हैं फिर तुमसे बोल देते हैं, सही है। अब एवरेज रेजिस्टिव फोर्स के लिए क्या करोगे, दोनों तुम्हें पता है कि भाई जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी था, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, वो सारा का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट होता अगर रेजिस्टिव फोर्सेज नहीं होती, लेकिन नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि रेजिस्टिव फोर्सेज है, राइट। सो वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स कर लो तुम, सही है। सो तुम कह सकते हो कि भाई कैसे समझाएंगे? लॉस इन, बता देना भाई। लॉस इन, पहले सॉल्यूशन करता हूँ फिर उसके बाद बता दूँ। लॉस इन जीपीई, राइट, प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सही है, शुड बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, ओके।
सही है। अब लॉस है तो लॉस को आप नेगेटिव में लिख लो 321। अबे इसका आंसर तो बता दो। काइनेटिक ट्रिपल एनर्जी वन, का कितना भाई? ट्रिपल वन, 111। 111, ओके। और ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, सही है। तो ये हो जाएगा 212, सही है, विद नेगेटिव साइन। और इज इक्वल टू, तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब आपको पता है फोर्स रेजिस्टिव फोर्स होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है 78 की है, राइट। सो 212। सही है, सो ये आपने कर दिया। 210 नहीं होगा? 78, 210 हो रहा है, ओके। हम्म। सही है। सो ये आपने कर दिया, कर दो भाई, कितना आता है? 2.69, मतलब 2.7 हो जाएगा। 2.7 बच्चे बता रहे, 2.7। सही है। अच्छा देखो अरुण, सीन ये है, हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, राइट। सुना है ना भाई, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, सही है। जी सर। इस पॉइंट पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली, इनिशियली क्योंकि तुमने ड्रॉप किया बॉल को, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, राइट। तो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी, सो ऑब्वियसली बात है हाइट कम होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि एनर्जी जो है ना वो लूज नहीं होती, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ अपनी फॉर्म कन्वर्ट करती है, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने लगेगी, और वो दो फॉर्म क्या है भाई? वो दो फॉर्म, एक हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने लगेगी, और दूसरी फॉर्म है हमारे पास रेजिस्टिव वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव हीट के अंदर कन्वर्ट होने लगेगी, राइट। क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो इसका मतलब है जैसे ही बॉल यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही होगी, सो जो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जाएगा, बॉल की स्पीड बढ़ रही होगी, राइट। और हीट हीट के अंदर जाएगा तो बॉल भी थोड़ी बहुत हीट अप हो रही होगी, नियर बाय एयर भी हीट अप हो रही होगी, समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? जी सर। सही है। सो अब इस पॉइंट पे जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि आपके पास 321 थी, सही है, जब बॉल हिट करेगी तो जस्ट बिफोर हिटिंग जो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस जो हीट उसने जो हीट होगी उसकी, जब तुम उन दोनों को ऐड करोगे सो दैट शुड बी इक्वल टू 21, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है दूसरे पॉइंट पे टोटल एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए, ओके। सो हमने वही किया, अब यहाँ पे हमने निकाल लिया कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 321 थी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई 111, राइट। सो जो रिमेनिंग होगी वो हीट के अंदर चली जाएगी, राइट। क्लियर? सही हो गया। परफेक्ट। आ जाओ भाई। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल एट द ग्राउंड एट टी इक्वल्स टू टी, ओके। जस्ट तुम्हारे पास जो है फ्री फॉल मोशन का ग्राफ है, तुम्हें ये रटा हुआ होना चाहिए, स्टार्ट होगा 9.81 से और डिक्रीज होगा, एंड देन यहाँ पे आके जो है ना, तुमने देखो उसने कहा है कि एंड इट हिट्स द ग्राउंड एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, राइट। सो तुम्हारा जो ग्राफ है वो लाइन जो है वो पहले वो होनी चाहिए, सही। ये जो है ना थोड़ा सा पहले करना इस तरह से, सही है। और फिर अब जो है यहाँ से यूं सीधी लाइन ले आना, ओके। सही है। मतलब यहाँ पे जो है तुम्हारे पास टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी, और फिर थोड़ा सा आगे जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जाएगा, और फिर जब वो टी अचीव कर लेगा तो फिर वो हिट कर देगा ग्राउंड पे, राइट। क्लियर हो गया? चलो भाई, आ जाओ। यार मैं तुम लोग का वेव का टेस्ट तो ले चुका हूँ। तो अच्छा, फोर्स एक्सटेंशन आ रहा है। चलो, चलो ये क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, ये नहीं फोर, ये तुम लोग से करवा देते हैं, आ जाओ भाई। कौन करेगा, हारून कर लेगा? हारून तुम भी ये रट्टा लगा के बैठे हो, तो जरा करके दिखा दो ये क्वेश्चन। The difference between progressive waves and stationary waves in terms of transfer of energy along the waves. ओके, क्या कहोगे भाई? भूल गया। अबे ऐसा चमाट पड़ेगा, भूल को शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड इन प्रोग्रेसिव वेव एंड नॉट ट्रांसफर्ड, नॉट ट्रांसफर्ड इन स्टेशनरी वेव, ओके। आगे रीड कर ले भाई। Progressive wave travels from left to right along a stretched string. Figure 4.1 shows part of the string at one instant.
P, Q, and R are three different points on the string. The distance between P and R is 0.48 meters. The wave has a period of 0.02 seconds. ओके। Use figure 4.2 and the wavelength of the वेवलेंथ बोल रहा है भाई। वेवलेंथ भाई ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाली, राइट। ये तो अगर तुम वो वाले एंड से ले लो तो वाले एंड से यहाँ तक होने वाली, ऐसा ना। laser. तो भाई क्या करोगे, लेकिन इन्होंने जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1.5 वेव का। तो क्या कर सकते हैं भाई इसका। इतना टाइम लोगे तो जानो गाड़ी निकल जाएगी। सर मुझे वेव्स की ना रिवीजन की जरूरत है तो किसी और से हाँ करता हाँ हूँ। हाँ। अबे ऐसा मत बोल यार, तू तो रट्टा लगा के बैठा था यार वेव का। अबे सिंपल कॉन्सेप्ट लगा ना। 1.5 वेव है, 1.4.8 के 0.48 सर के डिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी आ रहे निकालेंगे हैं। फिर अबे वेवलेंथ नहीं बच्चा, निकालेंगे। अबे नहीं ना, सिंपल सिंपल करना। भाई 1.5 वेव है, सही है। 1.5 वेव्स हैं, सही। कितने किसके अंदर आ रही है, 4.48 के डिस्टेंस के अंदर आ रही है, राइट। वन वेव कितने में आएगी, एक्स के अंदर आ जाएगी, सिंपल है। समझा कहीं नहीं समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वन पॉइंट जी फाइव सर। डिवाइड हो जाएगा। और ये अभी तक, और ये अभी तक जो है वो क्यों रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। एग्जाम तुम्हारे सर सर पे खड़े हुए हैं। मैथ्स और सीएस के पर अभी कर रहा था ना। हाँ, मैथ्स के अब टीचर को तुम फिजिक्स की टोपी दे रहे हो, कि सीएस के टीचर को तुम मैथ्स की टोपी दे रहे हो, सही तुम खिचड़ी बना रहे हो, है ना। देख ले यार 500 फीट से। अबे अबे मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो कर लूंगा कॉम्प्रोमाइज, लेकिन वो सीआईज वाले जो है ना वो बेगैरत हैं, वो नंबर नहीं देख दे ले रहे। आज 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 हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा इंसान बन जाओ, मैं देख लूँ तंग करूंगा, मैं बता रहा हूँ। अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ सारी तवज्जो तुम लोग के ऊपर है। अच्छा जी। सही हाँ बात। जी। कितना आ रहा है भाई, 0.32 आ रहा है। चलो आगे आ जाओ। वेव स्पीड बोल रहा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सही है, तुम्हारे पास वेवलेंथ आ रही है 0.32, राइट। लैम्डा तो मैंने, सॉरी, वेव स्पीड है ना, तो फ्रीक्वेंसी के बजाय मैं टाइम इस्तेमाल कर लेता हूँ, टाइम पीरियड, ओके। सो टाइम पीरियड तुम्हारे पास आ रहा है 0.02, और वेवलेंथ आ रही है 0.32 डिवाइडेड बाय 0.02, राइट। सही है, कितना आ रहा है भाई, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.02। सही है, 16 आ रहा है मेरे पास, तुम लोग के पास भी आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये बता दो भाई। पी एंड क्यू कितना आएगा भाई, और मैं सबसे पूछने वाला हूँ ये, कितना आएगा। यस, फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितना आएगा। रिपोर्ट एनीबॉडी। है हम्म। 1/4। 1/4, क्या 1/4 पे। 1/4 तो वो एक वैल्यू होगी जो कि मतलब वो तो वेव की वैल्यू है। सर 90 हो सकती है। 90, बिल्कुल 90 ही होगी भाई। बस सही बेहतरीन। है ना। कोई मेरे डायलॉग कॉपी कर रहा है। अच्छा चल गुड। ओके, 90 फाइन। अच्छा जी, देखो तुम्हें क्वार्टर ऑफ द वेव दिख रही है, तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम कोड कर सकते हो, ओके। सही है। अच्छा जी। आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। हारून क्या कहते हैं, करवाऊँ रीड या किसी और से कर लें, क्या कहते हो। और सही करते हैं। है तो मरियम रीड कर लोगी प्लीज। मरियम हैगी हमारे पास, मरियम नहीं है। जैनब कर लेगी, जैनब रीड कर लो प्लीज। Figure shows the position of the string at time is equal to 0. Describe how the displacement of point Q on the string varies with time from t is equal to 0 to t is equal to 0.01 seconds. ओके। अच्छा, इन्होंने बाय द वे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू बेसिकली पार्टिकल है, ओके। तो पॉइंट, अच्छा सही है, पॉइंट क्यू ये रहा, सही है। अच्छा, इन्होंने हमें जो है वो 0.02 वो दिया हुआ डिस्टेंस, राइट। सॉरी, 0.02 जो है वो टाइम दिया हुआ है, सही है। और देखो ये प्रोग्रेसिव वेव है, राइट। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है कि पार्टिकल तो ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा, राइट। पार्टिकल ने ऊपर नीचे ऑसिलेट होना है, बट वेव आगे पीछे जा रही होगी, सही हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए मुझे आपने ये बताना है कि नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब लेट्स से एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, वो आपको यही चीज दिख रही है, राइट। एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0.1 सेकंड पे, सॉरी 0.01 सेकंड पे, वो कहाँ जाएगा जैनब, क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
हाँ जी। यस जैनब, कुछ भी तुक्का लगा सकते हो। क्या आप रिपीट कर दें प्लीज क्वेश्चन? मैंने ये कहा, ये जो क्यू है, इस क्यू ने ऊपर और नीचे ऑसिलेट होना है क्योंकि मुझे प्रोग्रेसिव वेव है। क्वेश्चन अब की आवाज नहीं आई, आवाज क्लियर नहीं थी। ओके, अब सही आ रही है, आवाज सही आ रही है। और तुम लोग में से और भी किसी को मसला हो रहा है? नो सर। नहीं सर, सही आ रही है। अच्छा, नो ओके। सर। ओके, देखो सीन ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पार्टिकल क्यू जो है वो ऊपर और नीचे ऑसिलेट होने वाला है, सही। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल ऐसा दिख रहा है, राइट। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0.01 सेकंड पे पार्टिकल की मूवमेंट कहाँ होगी? विल इट गो अप, विल इट गो डाउन? नीचे सर। बच्चे नीचे बता रहे हैं, और अच्छा ओके भाई। और क्यों भाई नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि पी जो उससे पहले वाली वेव है वो नीचे। अच्छा ऐसा है, ओके भाई। और दूसरों को तंग करते हैं। इब्साम, आप क्या कहते हो? सर सही कह रहा है बंदा। सही कह रहा है बंदा, वाह भैया। अच्छा जी, चलो। और कोई है? अयान, आप क्या कहते हो? जी सर, अग्री कर दूँ? क्या चीज नीचे आएगा? जी ऊपर क्यों नहीं जाएगा भाई? सर, क्या बताऊँ। है, अरे यार बता दे यार, कैसा है सब सैड? प्लीज हैंडल। अच्छा, देखो ना, वेव की डायरेक्शन इधर को है, राइट वर्ड है, राइट। तो जब वेव की डायरेक्शन राइट वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पार्टिकल पी, अब सॉरी क्यू जो है, ये सारी चीजें जो है ना वो क्यूब में से होके निकल चुकी हैं, राइट। अब पीछे जो चीज बच रही है वो मतलब जो पीछे वाली वेव है ना वो उसने आना है, राइट। सो बेसिकली ये जो पीछे वाली वेव होगी, उसी उसी की मूवमेंट को पार्टिकल क्यू जो है ना वो फॉलो करेगा, राइट। तो पीछे से क्रस्ट आ रहा है तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा। फिर जैसे ही ये वाला पोर्शन आएगा तो पार्टिकल वापसी ऊपर जाने लगेगा, राइट, एंड सो ऑन, राइट। और चूंकि 0.01 सेकंड का टाइम उसने दिया हुआ है, 0.01 कम, राइट। सो 0.01 सेकंड के अंदर क्या होगा? 0.02 टोटल टाइम है, यानी 0.02 का मतलब होगा कि वो ये नीचे जाएगा, फिर वो वापसी ऊपर, फिर वो वापसी नीचे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेकिन 0.01 पे वो नीचे जाएगा, फिर वापसी यहाँ पे आके रुक जाएगा, राइट, यानी वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। सो जैनब, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई पार्टिकल will move down to its minimum point, okay, and then return to its mean point um, at t is equals to 0.010 seconds, right? क्लियर हो गया? आ जाओ भाई, जैनब आगे रीड करो प्लीज। Stationary wave is formed on a different string that is stretched between two fixed points x and y. The figure shows the position of the string when each point is at its maximum displacement. Explain what is meant by a node of a stationary wave. क्या कहेंगे नोड को? When देयर the एम्पलीट्यूड displacement इज is जीरो। zero. एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट जीरो कह सकते हैं। यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो कह सकते हैं भाई। G, I guess. Right? है? जी सर। है? नहीं कह सकते ब्रो, तुम्हें सिर्फ एम्पलीट्यूड जीरो लिखना है, ओके। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं कह सकते। ऑल्दो बात सही है, लेकिन वो स्टेशनरी वेव के हिसाब से गलत है। मतलब अगर तुम जस्ट एक वेव को देख के बात करो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो बात सही है। बट अगर तुम्हारे जहन में पूरे स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट मौजूद है एंड देन यू आर सेइंग कि ये जीरो है, तो बेगल हो जाएगा, राइट। सो आप कह सकते हो कि भाई पॉइंट विद जीरो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एम्पलीट्यूड। आगे चलिए प्लीज। State the number of antinodes of the wave shown in figure 4.2. कितने आ रहे हैं? दो के चार? 2. ओके, सही हो गया। चार नहीं लिख सकते, आपको बताया कि भाई ऊपर और नीचे मिला के एक ही होता है, ओके।
तो ये तो अगर अगर आपके पास लेट से ये वेव ओवरलैप भी होती, मतलब अगर ये वेव ओवरलैप भी आप इसको कर दो, सही है, तो भी आपके पास जो है ना वो दो ही रहेंगे, चार नहीं होंगे। बच्चे इसको चार भी समझते हो, ओके भाई, ऐसा मत समझना प्लीज। हाँ, चलो आगे चलें प्लीज। State the phase difference between points W and Z on the string. आसान से क्या होगा? 180. रीजन? एनी रीजन? नहीं, सही तुक्का लगाया क्योंकि था। वो हाफ। नहीं बे, शर्म आनी चाहिए आप एवलिन। ओए ब्रो, जस्ट तुम्हें कहना है कि स्टेशनरी वेव है, राइट? क्योंकि देखो स्टेशनरी वेव के अंदर केस याद करो। स्टेशनरी वेव के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई अगर दो पार्टिकल सेम लूप के अंदर है, जीरो का फेज डिफरेंस, इन सारे पार्टिकल में आपस में जीरो का फेज डिफरेंस, ओके, सही हो गया। लेकिन अगर तुम दो ऑपोजिट लूप में, दो डिफरेंट लूप के अंदर अगर तुम बात कर रहे हो, सही है, इन तमाम के अंदर 180 का फेज डिफरेंस है, मतलब इसका इसका, तो ये इसका इसका, या फिर इसका इसका, राइट, या फिर इसका इसका, या फिर इसका इसका, एंड सो, मतलब तुम किसी को भी रिलेट करोगे उसका जीरो का 180 का फेज डिफरेंस आएगा, ओके। तो यार रट्टा लगाने वाला काम है या रट्टा समझने रट्टा वाली रट्टा बात? भाई, रट्टा रट्टा। देखो समझने में सिर्फ रीजन में तुम ये याद कर सकते हो कि स्टेशनरी वेव है, बस। सही है, समझा नहीं रहा मैं अभी, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है। एक नंबर में हमेशा, एक नंबर में आता है, तुम्हें हमेशा 180 लिखना होगा अगर दो इस तरह के पार्टिकल होंगे, ओके। और ये याद रखना कि अगर तीन लूप बना के दिए हैं उस बदबक ने, तो तुम्हारे पास अगर यहाँ पे होगा और तुम W से कंपेयर करो तो ये जीरो का फेज डिफरेंस है, ओके। अगर तुम इससे कंपेयर करो तो 180 का होगा, क्लियर? बस ये याद रख लो, रट्टा वाली चीज है, सही है। एक्सप्लेनेशन लंबी है बहुत ज्यादा, उसमें कोई फायदा नहीं है। आगे आ जाओ। फेज डिफरेंस तुमने कहा 180। आगे चलिए प्लीज मरियम, आगे नहीं मरियम नहीं, क्या नाम था यार, जैनब 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 जैनब, आगे रीड के लिए प्लीज। A new stationary wave is now formed on the string. The new wave has a frequency that is half of the frequency of the wave shown in figure 4.2. The speed of the wave is unchanged. On figure 4.3, draw a position of the string for this new wave when each point is at its maximum displacement. ओके, क्या हो सकता है? विद हाफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर हाफ करोगे तो इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे दो लूप दिख रहे हैं तो हाफ का मतलब क्या होगा? एक लूप दिखने वाला है, राइट? सही हो गया। अच्छा जनाब, स्पीड अनचेंज है, फाइन, ड्रॉ द न्यू पोजीशन। ओके ये आ जाएगा इस तरह से। सेंस बन रहा है बच्चों? यस आना बोलो प्लीज। Yes. ओके, अच्छा जनाब, और ये हमारे पास जो है ना एक्स, डब्ल्यू और जेड हमने मार्क करना है ना? नहीं मार्क नहीं करना, खैर है, बस सही है, सही आ रहा है, आ जाओ भाई। भाई ये तुम लोग का टेस्ट है, आ जाओ जल्दी से, कॉपी पेंसिल लेके आ जाओ, सही है। ये तुम लोग ने सॉल्व करके मुझे देना है, सही है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कितने मार्क का है? 9 मार्क का क्वेश्चन है, सही है। 9 मार्क का क्वेश्चन है, सही है, आ जाओ भाई। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। सारे कॉपी पेंसिल लेके आ जाओ, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 9 मार्क का क्वेश्चन है, तुम तकरीबन तुम्हें एक एक नंबर के लिए एक मार्क चाहिए होगा, सही है तुम जरा इसको जल्दी से सॉल्व कर दो मुझे, सही है। हाँ जी, चलो। तो तुमसे कह रहा है कि भाई फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ दिया हुआ है, सही, ग्राफ का जो है ना तुम्हें पता है कि भाई ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताने वाला है? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है भाई। जी सर, मैं भेज रहा हूँ, वो कहते हैं बाइक में मसला आ रहा है। एक बाइक सेकंड। में मसला? अच्छा बाइक में। अच्छा ग्रेडियंट हाँ बिल्कुल मसला आ रहा है भाई। ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ रहा है 1/k, सही है। और एरिया जो है अबव द ग्राफ वो तुम्हारे पास आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तुमसे कह रहे थे द वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच एंड मेड ऑफ यंग मॉडुलस दैट मच, ओके। assume that the cross sectional area of the wire remain constant as the wire extends, state the name, okay fine। आपने कहा कि भाई हुक्स लॉ, सही है उसके बाद सेकंड में आपने कहा द वायर हैज एक्सटेंशन दिस मच। स्ट्रेस तुमसे कह रहा है, स्ट्रेस आपके पास है फोर्स अपॉन एरिया, सही है, फोर्स
0.48 पे तुमने एक्सटेंशन निकाल ली होगी। सो ये तुम्हारे पास आ रही है 36 की। ओके। सो 36 की एक्सटेंशन आ गई है और एरिया तुम्हें दे रखा है 4.1 एक्सपोनेंट -7। सही है, तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा था 8.8 एक्सपोनेंट 7। सही है। स्ट्रेन है। सही है। स्ट्रेस एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ कर सकते हो, या फिर जो है तुम यंग मॉडुलस लगा सकते हो। सही है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सही है। और यार कैसा कैसा सिंबल बन रहा है। सो स्ट्रेन, ये तुमने निकाल दिया, तो हमारे पास आ गया 8.8 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस हमारे पास आ रहा है 1.7 एक्सपोनेंट 11। ओके। 1.7 एक्सपोनेंट 11। ओके। एंड तुम्हारे पास यहाँ से आंसर तुम बता रहे हो कि 5.2 एक्सपोनेंट -4। फाइन। अच्छा जी, उसके बाद जो है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज दिस मच। ओके। सो तुमसे कह रहे हैं कि भाई तुम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A कर दोगे, राइट। और तुम्हारे पास जो है ना चेंज इन द रेजिस्टेंस पर क्या आ जाएगी। अल्लाह अकबर। हाँ, रेजिस्टिविटी तुम्हें दी हुई है 3.7 एक्सपोनेंट -7। अच्छा। अच्छा चलो, एक चीज़ और मुझे चेक करनी है। अगर तुम लोग में से ये होशियारी किसी ने की होगी तो फिर मसला हो जाएगा। नहीं, सारे फार्मूलाज लिख के किए हैं। सारे फार्मूलाज लिख के किए हैं। सही है। बगैर फार्मूला लिखे करोगे तो बच्चों मसला होगा। ओके। और कौन है भाई दूसरा? हारून ने भेजा है। हाँ, हारून भेजा है। हारून। ओके, बढ़िया भाई। सही है। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी। और ये क्या ले लें भाई? चेंज इन द रेजिस्टेंस। अच्छा, F/A/L एक्स। नहीं, हाँ, लेंथ क्या ले लोगे भाई? 0.48 से। सही, इतनी लेंथ तुम्हारे पास आ रही है। सही है। 0.12 एक्सपोनेंट -3, ये बेसिकली लेंथ में दी हुई है। सही। और तुमने डिवाइड कर दिया एरिया से, विच इज तुम्हारे पास आ रहा है 4.1 एक्सपोनेंट -7। 4.1 एक्सपोनेंट -7। सही है। रेजिस्टिविटी तुम्हारे पास यहाँ से आ रही है 1.1 एक्सपोनेंट -4। ओके। तुमसे कह रहा है फोर्स ऑफ अ ग्रेटर देन 45 न्यूटन इज नाउ अप्लाइड टू द वायर। डिस्क्राइब हाउ इट मे बी चेक दैट द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर हैज नॉट एक्सीडेड। राइट, इलास्टिक लिमिट देखने के लिए भाई तुम रिमूव कर दो लोड को, राइट। जब तुम लोड को रिमूव करोगे तो तुम्हारे पास अगर वो ओरिजिनल शेप मेंटेन कर रहा है, तुम स्केल लेके मेजर कर लो कि ओरिजिनल लेंथ मेंटेन की भी है नहीं की भी। अगर नहीं की हुई तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो नहीं हुआ, सही, एक्सीड हो गया, राइट। सो remove the load. Okay. And measure the length. Okay. If it is equal with the previous length, तो तुम क्या कह सकते हो कि elastic limit is not exceeded. Okay. Limit is not exceeded. Okay. क्लियर हो गया? और अगर होगी तो भाई एक्सीड हो जाएगी। सही हो गया। चलो आगे चल लेते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन है? कितने बाकी हैं पे? अच्छा चलो, हो गया हो गया, आ जाओ। कौन करना चाहेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? कोई इंटरेस्टेड है? एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी। नहीं है तो जैनब कर लेगी। जैनब रीड कर लोगी प्लीज। Battery of electromotive force 7.8 volts and internal resistance R is connected to a filament lamp as shown. A total charge of 750 coulombs moves through the battery in a time interval of 300 seconds. Due to this time, the filament lamp dissipates 5.7 kilojoules of energy. The EMF of the battery remains constant. Explain in terms of energy and without a calculation why the potential difference across the lamp must be less than the EMF of the battery.
आसान सा आंसर है। वही वही। ड्यू टू ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस कॉजिंग द वोल्टेज लॉस। आगे चले। Calculate the current in the circuit. ओके, क्या करेंगे करंट इन द सर्किट के लिए? बस चार्ज है, करंट है, क्यू इक्वल्स टू आई टी। अबे यार तुम लोग ने इसी पेज पे बताना है मुझे, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ यार, क्या शर्म की बात है यार ये। 750 डिवाइडेड बाय 1500। आगे चलिए। पहले निकाल दो, फिर उसके बाद आगे पॉइंट पॉइंट 1.1/2 आ रहा होगा, 0.5। सही, आगे चलिए प्लीज। The potential difference across the lamp. हाँ जी, सो अब यहाँ से आपके पास जो है करंट आपको पता है 0.5 का है। सही है। एनर्जी आपको पता है। सही है, और क्या पता है? क्या करेंगे? वर्क डन इज वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, राइट। यही एक चीज़ हमारे पास बच रही है। सही है, सो वोल्टेज हमारे पास है, हमें निकालना है। वर्क डन हमारे पास जो है, जो उसका लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका काम डेसिपेशन है। सो 5.7 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ रहा है कितना? 7, सॉरी, हाँ 750। हाउ मच? 7.6. 7.7, ओके। 7.7 बच्चे बता रहे हैं, ओके। आगे चलिए प्लीज। The इंटरनल impedance रेजिस्टेंस। is हम्म। 7 पक्का 7.7 आ रहा है, एक सेकेंड। 5.7 और 750। 5.7 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाय 750। 750। 7.6 बन रहा है ब्रो। number 7.6 are ओके सॉरी। चलो। सही, अच्छा, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो आपके पास आ रहा है 7.6। वहाँ कितना जाएगा? वोल्टेज लॉस आपके पास आ जाएगा। 0.2. परफेक्ट हो गया भाई। करंट आपको पता है 0.5 का चल रहा है पूरे सर्किट के अंदर, यहाँ पे भी 0.5 का होगा। सही है। सो वी इक्वल्स टू आई आर लगा दो। सही है। वी इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। सो 0.5 का करंट है। सही है। और वोल्टेज आपके पास है 0.2 का, डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू आर। सो 0.4। चलो, आगे आ जाओ। The student is provided with two resistors of resistance 90, 45, and 20. Sketch a circuit diagram showing how two of these three resistors may be connected together to give a combined resistance of 30 ohms between the terminals shown. Label the values of the resistance on your diagram. ओके, तो उसने कहा कि इसके डायग्राम शोइंग टू ऑफ द थ्री रजिस्टर, फाइन। 30 ओम दे रहा है। सही है। सो अगर 30 ओम है, इसका मतलब है कि भाई तुम अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा के चेक कर लो, क्योंकि जो है तुम्हारे पास इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है छोटी आ रही है। सही है, 30। बल्कि तुम सबको पैरेलल में लगा के 90/40 को पैरेलल में लगा लो। सही है। यानी आप कर लो 1/90 प्लस 1/45, राइट। क्या इससे आंसर आ रहा है ये मुझे बता दो। 1/45 प्लस 1/20, इससे क्या आंसर आ रहा है? और सर वन 90 ओवर प्लस 45 वाले से आ रहा आ रहा है भाई। परफेक्ट हो गया। है सर। तो हम लगा देते हैं भाई। ये हमारे पास आ गया रजिस्टर। सही है। ओके। और सही, ये मेरे पास आ गई कहानी। सही है। ओके भाई। और इसके अंदर तुम वैल्यूज ऐड अप कर लो। सही है, सो तुम्हारे पास सारा सब कुछ हो जाएगा। सही, ये मेरे पास बन रहा है 90, एंड ये मेरे पास बन रहा है 45। सही है। और तुमने कहा कि भाई इससे जो है तुम्हारे पास 1 ओवर टोटल आएगा, और आर टोटल तुम्हारे पास आ रहा होगा 30। सही है। आगे आ जाइए। A potential divider circuit is produced by connecting the three resistors to a battery of EMF 90 volts and a negligible internal resistance. The potential divider circuit provides an output potential difference of 3.6 volts. The circuit diagram is shown in figure. On figure 6.2, label the resistances of all three resistors and the potential difference. ओके,
अच्छा जी, अब इन्होंने 6.2 ये है 6.1, अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है 90 एंड 45, सही है। और उसके बाद जो दूसरा वाला रजिस्टर आपके पास बचा है 20 होना चाहिए, सही है। सो अब आपको पता है कि इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आ रहा है 30 का, राइट। अगर आप इस सर्किट को सिर्फ 30 एज्यूम कर लो, सही है। अगर हम इसको क्या करें 30 एज्यूम कर लें, सही है, ये मेरे पास आ गया क्योंकि 30 इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस बन रही थी बच्चों, सही है। अगर मैं इसको 30 एज्यूम कर लूँ, सही है, और ये एक तो ना लाइनें सीधी नहीं बनती ना, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सही है। 30 एज्यूम कर लूँ और मैं इसको भूल जाऊँ फिर, सही है। मैं इसको जो है वो भूल जाऊँ, अगर थोड़ा सा बड़ा कर दो मेरे को ये, सही, इसको अगर मैं भूल जाऊँ यहाँ से पूरा होता हुआ यहाँ तक, मैंने इसको भुला दिया, अबे भाई सीधी सीधी लाइनें नहीं बन रही तुम लोग से यार, शर्म की बात है यार, देखो। खैर लानत भेजो। खैर तो मैं इसको भूल गया हूँ, सही, ये सब मैं भूल गया हूँ, सही, ये भी भूल गया हूँ, ये भी भूल गया हूँ, ओके। ये सब मैं भूल गया हूँ, ये रजिस्टर बच रहा है, सही है। सो वो 30 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, सही है। ये 30 बन रहा है और वो 20 बन रहा है, सही। अब देख लो भाई, तुम्हारे पास 9.6 इस तरह से आ रहा है, सही है। अगर मैं करूँ 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, राइट, इंटू 9, सही है। सो उससे वी आउट क्या आएगा, 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 9, मेरे पास आ रहा है 3.6, इसका मतलब है 3.6 यहाँ पे आने वाला है, सही हो गया। 3.6 ये आ गया, सही है। और जो पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो फिर हमारे पास हो जाएगी, 9 में से 3.6 माइनस कर दोगे तो मेरे ख्याल से 5.4 बन जाएगा, सही है। क्लियर है। 20/20 + 30 क्यों किया? अब हमने रेजिस्टेंस निकाल वोल्टेज निकालने के लिए ना, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला याद है, R1/R1 + R2 टाइम्स V इन इज इक्वल टू वी आउट, ये पता है, बस वही फॉर्मूला लगाया। तो हम अब अगर तो हमारे पास अगर हमने पहले ये रख के 20 रख के चेक कर लिया, सही। अगर तो इससे आंसर नहीं आता तो फिर हम 30 रख के चेक कर लेते, अगर इससे आंसर आता तो वो हो जाता, गेटिंग ना। चलिए आगे आ जाओ। हारून जिंदा बैठा है, हारून ये क्वेश्चन आपने कराना है, पार्टिकल फिजिक्स की सारी क्लास नहीं है आपने, चमाट पड़ेगा अगर कुछ बोला उल्टा उल्टा। सर पहला वाला सवाल तो समझा, वो है, समझ नहीं आई। हाँ बोल बोल क्या चीज़। क्या कहते हैं उसके अंदर, आपने ये क्या बोला था कि लाइक 20 कर चेक कर लो, फिर 30 रख के चेक कर लो, वो समझ नहीं आई। अभी छोड़ना, वो समझने वाली बात नहीं थी। मुझे ये बताओ कि ये वाला फॉर्मूला समझ में आता है, ये वाला जी सर। फॉर्मूला ये आता है, ओके। भाई मान लो किसी बच्चे ने ना ऊपर 20 नहीं रखा, उसने कहा भाई 30 से काम कर लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 30 + 20 करके बताओ कितना आ रहा है, इससे कितना आंसर आ रहा है, 5.4 आ रहा है। हाँ जी, जी सर। सही है। इसका मतलब है क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर रेजिस्टेंस होती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज आता है आउटपुट पे ना। सो 5.4 अगर यहाँ पे आ रहा है तो 9 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, 3.6 बचेगा, वो आ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। सही हो गया सर। बस ये बात, आ जा बेटा। सर मैंने सारी क्लासेस नहीं ली थी पार्टिकल फिजिक्स अच्छा की। बे यार, ये तो गलत बात है, तुम बहाना दे रहे हो, तुम तो शर्म आनी चाहिए तुम। जनरल बात। अच्छा ऐसा कर रहे हो, अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है बे, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। सर मैं अबे ट्राई रीड तो कर, करता हूँ। अबे रीड तो कर, कहते हैं ना हेल्प करते हैं, मिलके करेंगे। सर पी का 2 होगा। पी अब बगैर रीड करे तुम इतना होशियार बन गए, उस्ताद बन रहे हो तुम, मैं हूं ना, मैं उस्ताद बनने का थोड़ी कहा है। A nucleus of an element X decays by emitting a B plus particle to produce a nucleus of potassium 39 and a neutrino. The decay is represented by the state. जो भी है, state the number represented by each of the following letters. सही है भाई, बीटा प्लस है, पी पे क्या होगा, 2 होगा। पी पे 2 क्यों होगा भाई, पी पे तो 0 होना चाहिए, बीटा प्लस का होता है 0 और +1, रिमेम्बर। सर वो 2 और 4 किसका होता है? अल्फा का होता है ना भाई। अच्छा 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 रॉन्ग नंबर याद करके बैठो बेटा, देख लो आंटी ने फोन उठा दिया, बहुत जलील करेंगी। अच्छा जी, पी सर की इंसान बन चलो जाओ बेटा, ये आना चाहिए। 0 ये हो गया, और अच्छा आर जो होगा वो तुम्हारे पास +1 होगा, सही, ये हमने रख दिया +1, सही है। अब क्यू आपको थर्टी पता है नाइन ही होगा। Q 39 होगा, वेरी गुड भाई, क्योंकि वो सेम रहेगा 39।
और इसके अंदर से आप एस एस में क्या ट्वेंटी करो। होगा। अगर आप S20 ले रहे हो तो ये 19 + 1 20, बेहतरीन यार, अच्छी तरीके से दे रहे हो तुम। आगे आ जाओ। Say the name of the interaction force that gives rise to B plus is a positive decay. कौन सी फोर्स? Uh, नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई हेल्प कर देगा भाई की। वीक न्यूक्लियर फोर्स। वेरी गुड भाई। वीक। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या करती है? हाँ जी। थोड़ा सा फ्री हो रहा हूँ मैं भाई, बताना लेकिन। strong nuclear force hadrons की होती है। कर दी क्या? भाई वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, सही, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, राइट, ये तो पता है। प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे तो रिपल्जन ज्यादा होगी। रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो होल्ड करके रखती है सबको, राइट। अम्मी की तरह होती है, समझ रहे हो? तो ये चक्कर है। खैर आगे आ जाओ भाई। फिर अप, टॉप, और जो दूसरा पॉजिटिव वाला था 2/3 वाला, चार। चार। ओके, तो इन्होंने लेकिन ऐसा कहा है कि हो जाएगा 3 आइडेंटिकल कॉर्क है। सही, अच्छा चलो अप आइडेंटिकल। अप अप कर दें। सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई अब आप एंड आप, राइट। आपको ये बात पता है कि भाई आपके पास जो कॉर्क्स होते हैं उनके मेनली दो टाइप के चार्ज होते हैं, 2/3 का प्लस का और 1/3 का माइनस का, राइट। आप अगर आप इनको कंबाइन करो बैरियन के लिए, बैरियन के लिए अगर आप कंबाइन करो, सही है, फॉर बैरियन अगर आप कंबाइन करो तो भाई ये तो तीनों ही आ जाएंगे, सही है, क्योंकि बैरियन में आपको पता है 3 कॉर्क्स होते हैं, राइट। सो ये तो तीनों ही आ जाएंगे, राइट। और जब तीनों ही आएंगे तो आपको क्या चार्ज मिल जाएगा? 2+ का चार्ज मिल जाएगा, सही है। सही हो गया। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दो आपके पास ये वाले चार्ज आ जाए, सही है, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, दो ये चार्ज आ जाएंगे, सही, और एक आ जाएगा -1/3, इससे क्या बन जाएगा? +1, राइट। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो है वो दो -1 आ जाए, सही है, और एक ये आ जाए, इससे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। 0 आएगा, 2/3 + 2/3, हाँ 0 आ जाएगा। और अगर तीनों -1/3, -1/3 एंड -1/3, इससे क्या चार्ज बन जाएगा भाई? -1 का। क्लियर हो रहा है? तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर तीनों सेम जमा हो रहे हैं तो 2 ही का चार्ज है। अगर दो एक जैसे है और एक ऑपोजिट है, सही है, तो अगर 2/3 सो 4/3 3/3 1, ओके, +1 का। एंड -1/3 -1/3 -2/3 +2/3 0 हो जाएगा। और सारे ये हो गए तो फिर -1 हो जाएगा, राइट। ये तुम कोई भी कॉर कॉम्पोजिशन ले लो, अगर तुम बैरियन के लिए कर रहे हो, तुम्हें पता है कि बैरियन के लिए, बैरियन में 3 कॉर्क होते हैं, राइट। नाम तुम कुछ भी दे दो, राइट। अब ये तीनों ये तो अब हो सकते हैं, अप, टॉप, चार्म हो सकते हैं, राइट। दो अप और एक टॉप हो सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में दे दो, डजेंट मैटर, वो क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है जैसे 3 आइडेंटिकल है तो तुम 3 आइडेंटिकल दे दो, अगर उसने कहा 2 आइडेंटिकल है और एक तीसरा कोई भी है तो तुम अप, अप और साथ में टॉप दे दो या साथ में चार्म दे दो। अगर वो बोले कि तीनों डिफरेंट है तो अप टॉप चार्म दे दो, राइट। लेकिन जो बात है वो ये है कि अगर उसने बता दिया कि 2E का चार्ज बन रहा है तो 2E का चार्ज हमेशा तभी बनेगा जब 3 सेम टाइप के कॉर्ड जमा होंगे, राइट। और 0 का चार्ज, -1 का चार्ज जब बनेगा कि जब 3 सेम टाइप के -1/3 के जमा होंगे, राइट। और +1 और 0 जो बनेगा जब आपके पास दो अप एक डाउन और दो डाउन एक अप होगा तो फिर तुम्हारे पास इस तरह के बनेंगे, राइट। अब तुम इनमें से किसी को अब ये 2/3 तुम अप दे सकते हो, अप टॉप दे सकते हो, टॉप चार्म दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, बट चार्ज तो वो सेम ही है ना, राइट। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास ये है, सही, ये है तुम्हारे पास, अब तुम्हें पता है कि ये बॉटम है, ये डाउन, दो तीनों दोनों डाउन हो सकते हैं, ये राइट, ये एक डाउन एक बॉटम, एक बॉटम हो सकता है, सही, एक एक्सचेंज हो सकता है, सही। तो तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो बट जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, ओके। चलो बस यहाँ तक हमारे पास हो गया। मई जून 22 हो गया, सही, वेरिएंट 22 हो गया, सही है। 23 और 21 मैंने होमवर्क दिया हुआ है भाई, कल के लिए ना प्लीज अक्टूबर नवंबर का 21 करके आ जाना, सही हो गया। कल के लिए भाई अक्टूबर नवंबर, एक सेकंड दे दो अगर मैं तुम्हें देख के बता दूं। अहमद, एक कल के लिए जो है ना तुमने करना होगा, कम ऑन, कल के लिए तुमने करना है अक्टूबर नवंबर 21 नहीं करवाया हुआ है मैंने, हाँ सही है, तो अक्टूबर नवंबर 22 कर लोगे, सही है। कल के लिए 2020 का अक्टूबर नवंबर 22 करोगे, ओके। अक्टूबर नवंबर 22, और बस पहले ये कर लो, सही है। बस चलो, ये होमवर्क है।
चलें जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, लव। अल्लाह हाफिज़ भाई।